Good morning, all of you. This is question number 12 of the exercise of chapter number 18, that is geometrical optics. A point source S is placed midway between two converging mirrors having equal focal length f. तो दो converging mirror, दो concave mirror रखे हुए हैं d डिस्टेंस की दूरी पे, और ठीक बीचों बीच एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ d फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड. तो अपने को ये बताना है कि किन वैल्यूज ऑफ d पे सिर्फ एक इमेज बनेगी, ठीक है. तो ऐसे दो केसेस बनेंगे जब s की इमेज एक ही बनेगी. वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा केस होगा. सबसे पहला केस तो सोचो भाई कि अगर d की वैल्यू ऐसी हो सच दैट s और इस मिरर की दूरी मान लेते हैं ये जो है वो फोकल लेंथ के बराबर है. फोकल लेंथ के बराबर अगर होगा तो क्या होएगा, ये ऐसे जाएगी लाइट रे, ठीक है, इस मिरर से टकरा के पैरेलल वापस आएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है. तो रे ऐसे गई फिर ऐसे वापस आई. अब चूंकि इन दोनों की फोकल लेंथ बराबर है ना, दोनों मिरर की, और ये जो एस पॉइंट है अगर इस मिरर से एफ दूरी पे रखा हुआ है तो इस मिरर से भी एफ दूरी पे रखा हुआ है. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट दोनों मिरर के बिल्कुल बीचों बीच है. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पैरेलल बीम जा रही है, पैरेलल रे जा रही है, वो टकरा के कहाँ जाएगी, वापस एस पे ही जाएगी, ठीक है भाई. तो टकरा के क्या हुआ, लाइट कहाँ पर आ गई, वापस एस पे ही आ गई. इसका मतलब जो इमेज बनी वो सिंगल बनी, वो एस पे ही बनी, ठीक है. अब और लाइट को अगर फर्दर एक्सटेंड करना है, अपने को फर्दर ले जाना है आगे, तो ले जाओ भाई आगे, कोई दिक्कत नहीं. तो ये भी लाइट जो है वो आ तो रही है एस पॉइंट से ही, तो फिर से ये पैरेलल चले जाएगी, फिर से टकरा के ऐसे जाएगी, और आगे ले जाना हो तो फिर से आगे ले जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, और हर बार ये एस पॉइंट से ही जाएगी क्रॉस करते हुए एस पॉइंट को. तो इमेज मतलब कहाँ बनी, एस पे ही बनी, एक ही इमेज बनी, ठीक है. इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो गई, 2f. ये तो हो गया एक केस जब एक इमेज बनेगी. दूसरा केस ये बनेगा कि सोचो अगर इस मिरर से इस एस पॉइंट की दूरी 2f हो जाए, ठीक है, 2f हो जाए. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस पॉइंट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, है ना भाई. तो 2f दूरी मतलब क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, हो गया. सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में क्या होता है, हमें पता है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वहीं पर इमेज बनती है. लाइट रे जो जाती है वो परपेंडिकुलर टू द मिरर जाती है और टकरा के वापस उसी रास्ते आ जाती है और एस पॉइंट पे चले जाती है, ठीक है. तो ऐसे गई रे, फिर ऐसे वापस आई, फिर ऐसे मान लेते हैं ऐसे गई, फिर टकरा के, क्योंकि नॉर्मली टकराएगी इससे भी, है ना, फिर ऐसे और ये रे ऐसे ऐसे जाते रहेगी. सिमिलरली कोई और रे ले लो आप, ऐसे गई मान लेते हैं, फिर वो टकरा के ऐसे वापस आ गई, फिर यहाँ से टकराई और वापस आ गई. तो ऐसी कोई भी रे जो कि किसी भी मिरर की तरफ जाएगी, चाहे वो ये वाला M1 मिरर हो, मान लेते हैं इसको M2 मान लेते हैं, है ना. तो चाहे M1 पे जाए M2 पे जाए, दोनों से दूरी क्या है, 2f है. तो जो भी रे जाएगी वो परपेंडिकुलर जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी तो परपेंडिकुलरली टकरा के वापस आ जाएगी सेम रास्ते पे, तो एस से ही पास होगी. तो इस केस में भी क्या हुआ, एक ही इमेज बनी, कहाँ पर बनी, एस पे ही बनी, ठीक है. तो अब इसका आंसर क्या हो गया, 2f प्लस 2f, यानी कि d इज इक्वल टू 4f. इन दोनों केसेस में, यानी कि d इज इक्वल टू जब 2f होगा और जब d इज इक्वल टू 4f होगा, इन दोनों केसेस में सिर्फ एक इमेज बनेगी. अब बहुत लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा, सर आपको तो पता था आंसर, इस वजह से आप बता दिए. तो देखो यार, ये एक्सपीरियंस का खेल है, ठीक है. जैसे जैसे आप लोग भी फिजिक्स पढ़ लोगे अच्छे से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से समझ जाओगे, है ना, तो अपने आप इंट्यूटिवली आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना. क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको पता रहेगा कि कब कब इमेज जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाती है. तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि अगर एस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम हो जाएगी और एक ही इमेज बनेगी. और जितने एक्सपीरियंस प्लेयर होगे आपको पता चल जाएगा कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा. तो इसी तरीके से मेरे को तुरंत समझ में आ गया क्वेश्चन को देखते हुए कि रे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, तो एक इमेज बन सकती है, ठीक है.
और दूसरा केस मेरे को समझ में आ गया कि अगर रे ऐसे जाए, परपेंडिकुलर जाए, तो टकरा के वापस आएगी तो यहीं पर आ जाएगी, तो भी एक इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसमें कोई जादू नहीं है और ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है, या मैं रट के बैठा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे वैसे वैसे आपको भी दिखने लग जाएगा कि क्या होने वाला है। जैसे हम लोग चेस खेलते हैं, तो चेस में बहुत लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होती है, उनको पता चल जाता है 2-3 स्टेप के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो कैसे आता है वो? प्रैक्टिस से आता है। ठीक है ना भाई? तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, ये खास तौर पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिस बहुत लगती है। इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक लंबा चैप्टर माना जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं। मिरर आएगा, लेंस आएगा, प्रिज्म आएगा। ठीक है, तो डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सब चीज़ें हैं और सब में प्रैक्टिस का खेल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। जबकि मैं हर टॉपिक में ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। आप उतनी ही प्रैक्टिस करो जितने में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब साफ है कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बना सकते हो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, थोड़ा सा मैथमेटिकल चैप्टर है ये, तो इसमें प्रैक्टिस की आपको ज़्यादा ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू मैकेनिक्स एंड ऑल। मैकेनिक्स वगैरह में एक बार आप अगर सीख जाए, बेसिक्स अच्छे से समझ जाओ, तो उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं लगती। लेकिन इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज़ अ जनरल एडवाइस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।